हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें हम यूपी पीसीएस के जो पिछले सालों में कुछ पूछे गए सवाल हैं उनका डिटेल एनालाइज करेंगे और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम करने वाले सबसे पहले 2023 का डिटेल एनालाइज पॉलिटी में जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं हर साल कम से कम 20, 22, 19, 18 यही इसी के आसपास रहते हैं। तो 20-22 क्वेश्चन 150 में से बहुत होते हैं, जिसके इस सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल एनालाइज। सबसे पहले हम करेंगे 2023 के कुछ क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाग से। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। ये जरूर पढ़ना है आपको, कौन सा सुमेलित है या नहीं है। ये वाला जो होता है ये जो है ये आपको जरूर देखना है एक बार। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन ए दिया है संघराज्य क्षेत्र, भाग 8 में है। बी है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में है। सी है अधिकरण, भाग 11 में। और डी है राजभाषा, भाग 17 में। तो इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है सी है अधिकरण। ठीक है, अब इसको अधिकरण में ये 11वें भाग में नहीं है, ये बल्कि है भाग 14 क में। भाग 14 क में अधिकरण। ठीक है, ये जो है भाग 14 क में है, ये 14 क, भाग 14 क में है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है इसमें, अनुच्छेद है जो इसमें दो अनुच्छेद है, एक तो आर्टिकल 323 क और आर्टिकल 324 वो 323 ख। आर्टिकल 323 ख और आर्टिकल 323 ख। इसमें जो है आर्टिकल 323 क में क्या है, इसमें जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। और जो आर्टिकल 323 ख है वो अन्य मामलों के लिए है, अन्य विषय के लिए है। ठीक है, जो तो इसका पहले है सी आंसर इसका सही है। ठीक है, और इसके तीन संघराज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, राजभाषा भाग 17 में है। और भी भाग है, जैसे भाग 10 में क्या है, भाग 10 में हो गया। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध है जो ठीक है। और भाग 17 में राजभाषा है। ठीक है, और भाग 18 में इम्पोर्टेंट है, जो भाग 18 है वो है आपातकाल से संबंधित है। भाग 20 में है संविधान संशोधन। यही 3-4 एक तो इम्पोर्टेंट है, भाग 1, भाग 10, भाग 18, भाग 20, भाग 14, भाग 15। भाग 15 में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, ठीक, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। इसमें सूची 1 दिया है और उस मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो आर्टिकल को, कौन सा आर्टिकल किसका है वो बताना है। जैसे अनुच्छेद 324 है, 324 किसका आर्टिकल है, बताना कि 324 किसका आर्टिकल है। यह है ए का, यह निर्वाचन आयोग, 324 है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसका हो गया 4। आर्टिकल 315 क्या है, आर्टिकल 315 है लोक सेवा आयोग, इसका हो गया 3। और अनुच्छेद 280 क्या है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग को अब की बार अच्छे से पढ़ के जाना आपको, क्योंकि 16वां वित्त आयोग गठन हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये IBI ARO का क्वेश्चन अभी पेपर हुआ था 27 जुलाई को, तो उसमें से क्वेश्चन बना था। ठीक है, और इसका आर्टिकल 338 का 1 है। ठीक है, इसका फिर क्या है 1, 2, 3, 4, जिसमें स्टेटमेंट में 1 नहीं 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 किसमें है, 4, 3, 2, 1, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, इसका ये आंसर सही है बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो है यूपी पीसीएस क्या पूछ सकता है। एक तो भाग 15, जो मैंने भाग 15 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था, वो है ये भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, और एक है 338, ये
338 ये अनुसूचित जाति मतलब जाति आयोग। एक है एसटी वाला। एसटी कौन से आर्टिकल में है? एसटी जो है वो 338 कै में है, ठीक है, 338 कै में, कै लिख लेना, ठीक। और दूसरा है 338 कै, ये ओबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। वित्त आयोग पढ़ लेना, 16वां वित्त आयोग गठन हुआ था, ये 2026 से कार्य करेगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है वो कमेंट बॉक्स में बताना, बता देता हूँ। अध्यक्ष के अरविंद पनगड़िया है, ठीक है, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे 2015 में, ठीक है। नीति आयोग का कब गठन हुआ था वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। मतलब सबसे पहले गठन क्या हुआ और उसका आखिरी क्या गठन हुआ वो बताना है। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? जो अम्बेडकर वाली थी, ये हुई थी तुम्हारी 29 अगस्त, ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को, 47, ठीक है। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949, ठीक है, ठीक। फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यह है 26 जनवरी 1950, ठीक, 50। और इसका संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो सबसे पहला क्या है? 29 अगस्त 1946, वो दिसंबर 9 दिसंबर 1940 पहला है, पहला चौथा आएगा, मतलब फोर्थ आएगा पहले। उसके बाद क्या आएगा? 29 अगस्त 1947, फिर फर्स्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि ये आएगा 26 जनवरी 1900, फिर 3 आएगा, 3 के बाद फिर आएगा 1950, मतलब कि 4 आएगा, वो ये दो नहीं सॉरी, पहला आएगा 2, पहले 2, फिर आएगा 3, ठीक है। इसका आएगा 4 1 2 3, इसका डी आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण है। इसमें देखना, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करा जाता है। ये क्वेश्चन अब यूपीएससी में भी ट्रेंड में है और यूपी पीसीएस में वो अब धीरे धीरे आ रहा है। अब की बार देखना कम से कम मतलब कि 10 से 15 या 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। देखो, इसका क्योंकि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर, नहीं खास अवधि तो कुछ नहीं होती, खास अवधि कुछ नहीं होती, ये जो खास अवधि है ये नहीं होती, ये गलत होगा, ठीक है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये सही है। तो इसका आंसर जो है ये सही है, ए डी। ये गलत है किंतु आ सकते हैं, पर जैसे इन क्वेश्चन का है तो इन क्वेश्चन में अभिकथन पढ़ने के बाद क्योंकि लगा लिया करो, क्योंकि इस अभी तो ये तो दोनों सही नहीं है। अगर ऐसे स्टेटमेंट आता कुछ कि मतलब दोनों अगर सही होते और इसकी व्याख्या करने के लिए बोलता तो क्यों अभिकथन पढ़ने के बाद कारण मतलब कारण से पहले क्योंकि लगा कर आप देख सकते थे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक। तो इसमें है उपराष्ट्रपति के रूप में, पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। हाँ, ये तो सही है। अब उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते।
नहीं, ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कार्य मतलब घोषणा या घोषणा से पहले किए गए कार्य मान्य होते हैं, घोषणा वाले दिन नहीं होते मतलब। ठीक है, ये वाला गलत है, ये सही है। तो इसका स्टेटमेंट ओनली ए सही है। ठीक है, अब इसमें कुछ जानकारी है। तो ये जो होते हैं मतलब कैसे घोषणा मतलब क्यों अमान्य हो जाते हैं, या इनका चुनाव चुनाव मतलब किस कारण शून्य घोषित करा जा सकता है चुनाव को, ये कौन किस आर्टिकल में प्रक्रिया दी गई है। तो आर्टिकल 71 में ये प्रक्रिया दी गई है कि प्रेसिडेंट मतलब कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले हैं उनका अंतिम निर्णय किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा। और यदि ये चुनाव इनका अमान्य हो जाता है, अमान्य होने पर जो या तो राष्ट्रपति का चुनाव अमान्य होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए जो घोषणा से पहला कार्य है वे मान्य रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति वो पद पर था। ठीक है, और उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य घोषणा से पहले वो भी मान्य होंगे। ठीक ठीक है, ये डिटेल आप याद रखना। अच्छे चलते पाँचों छठे क्वेश्चन पर। इसमें सिंपल सा सवाल है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन सी है। ये तो यूपीपीसी से पूछता है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, जैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी वो बताना, एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर है मीरा कुमार। ठीक है, इसका आंसर सी है, मीरा कुमार ही। ठीक है, अब सातों क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सम्मिलित नहीं है। अनुसूची के बारे में बहुत अनुसूची पूछता है, यूपीपीसीएस भी और यूपीएससी में भी पूछा था अब की बार को। ठीक है, तीसरी अनुसूची में मतलब इसमें पूछना चाह रहा है सुमेलित कौन नहीं है, ये जरूर पढ़ना है आपको, सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तीसरी अनुसूची सही है। तो आठवीं अनुसूची भाषा है। ठीक है, नवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है, ये तो फोर्थ अनुसूची में है, फोर्थ अनुसूची में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी है। 9वीं अनुसूची सही नहीं है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये फोर्थ अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, मतलब कि जैसे कुछ पहले क्या था, जैसे न्यायिक समीक्षा नहीं होती किसी अधिनियम की, तो मतलब भाग 9 में डालकर उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, 10वीं अनुसूची। अब मैं ये अनुसूची अच्छे से याद करके जाना। जैसे पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा है। सेकंड में क्या है, जो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और विशेष अधिकार है सेकंड अनुसूची में। थर्ड अनुसूची में क्या है, शपथ है, जो संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ है। ठीक है, एट्थ भाषा में वो उसमें क्या है, फोर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फिफ्थ में है जो SC ST है ना, उसके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। ठीक है, सिक्स में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM TM, मतलब A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। ठीक है, इनके राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। ठीक है, पाँचवीं छठी में यही है, SC ST के प्रशासन व नियंत्रण है। छठी में नियंत्रण नहीं है, उसके सीधा प्रशासन है, और वो भी 4 राज्यों के, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, फिर सातवीं अनुसूची में क्या है, संघराज्य मतलब संघ सूची, राज्य सूची और संवत्सरी सूची है। तीन अनुसूची की बात है ना, वो सातवीं अनुसूची में है। ठीक है, फिर एट्थ में तो आपको पता ही है, भाषा के बारे में है। ठीक है, नाइन्थ में बता दिया आपको। टेंथ में इसमें लिखा है 10वीं दल बदल वाला ये कौन से संविधान संशोधन से आया दल बदल, तो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची पंचायत वाला है। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका पंचायती। ठीक है, आपको बताना है कौन सी संविधान संशोधन से इनको संवैधानिक मान्यता मिली और कौन सी समिति से में संवैधानिक मान्यता की बात की गई थी पंचायतों के लिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आएगा आपकी बार 100% पंचायत से। ठीक है, 8वां है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। सिंपल है, 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष इसका आंसर है, 15 वर्ष। ठीक है, अब है नीचे दो, 9th क्वेश्चन, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, हाँ राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद में कितने
होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। हाँ सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। हाँ, क्योंकि इसमें लगाना है, क्योंकि आवेदन के बाद कैसे पढ़ना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सही है दोनों, इसका आंसर बी है। ऐसे व्याख्या करना होता है ऐसे कि क्यों क्यों मतलब क्यों संसद का भाग है, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो संसद का भाग है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये आगे देखो, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, ये देखो ये गलत है। ऐसे फैक्ट जो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। 6 सदस्य नहीं है, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नहीं, नीति आयोग नहीं होता, ये राष्ट्रपति या संसद को अपना प्रतिवेदन देता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, आपकी और कौन सा वित्त आयोग गठन हुआ है, जो 30 दिसंबर 2023 को हुआ था शायद, तो वो हुआ है 16वां वित्त आयोग। ठीक है, ये कब से लागू होगा, ये होगा अप्रैल 2026 से अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए करता है, 5 साल के लिए करता है। ठीक है, बस यही है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो डी है, 10वें का आंसर तो डी है। ठीक, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है टैक्स का बंटवारा है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच करों के शुद्ध राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। बस इसमें ही है, इसका आंसर डी है। 11वां क्या है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए। अब रिट जारी करने की शक्ति कौन से गए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहले इसको फ्यूज़ करना वीडियो को, उसके बाद बताना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी होती है, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट होती है, ये जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये देखो पहला स्टेटमेंट में दे रखा है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समर्थ हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या, संसद को अधिकार है वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, इसका आंसर है ए, दोनों सही है। ठीक, बस इसमें यही है। और आर्टिकल 32 के तहत जो है जो संविधान का हृदय है, मतलब आत्मा और हृदय, किसने कहा था, ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 को कहा था B.R. अम्बेडकर ने, संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन 12। भारत के महान्यायवादी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त हो। सही है। ठीक है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नहीं, ये तो राष्ट्रपति हटाता है उसको अपनी मर्जी से। आर्टिकल जो है आर्टिकल 76 के तहत इसका गठन, महान्यायवादी की जो चर्चा है, जो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी दिया गया है। ठीक है, इसका गठन इसको जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है अपनी मर्जी से। ठीक, उसके बाद इसमें ऐसे, ठीक है, दोनों सदनों में भाग ले सकता है महान्यायवादी, दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ठीक है, पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, जो महान्यायवादी है सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अवधि इसकी कोई निर्धारित नहीं है संविधान में, हटाने की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित नहीं है।
ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद परिवहन धारण करता है, जो इसकी सैलरी वगैरह भी है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ना कि कोई संसद या वो करते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये सही है। तो आपको मैंने बता दिया। महान्यायवाद आर्टिकल 76 में दिया गया है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब राष्ट्रपति इसको जब मन करे तो हटा सकता है और जब मन करे इसको, ठीक है। और जो सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी हैं दोनों सदनों में भाग ले सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में भाग ले सकता है, पर वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है। हटाने की प्रक्रिया और अवधि की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित नहीं है इसकी। ठीक, बस इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आगे 13 क्वेश्चन है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब राज्य विधान परिषद पूछ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना कितने राज्यों में विधान परिषद है। हमारे जो देश में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, मतलब द्विसदन है। ठीक, अब बढ़ते एक विधान परिषद में उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सही है, सही है। एक सदस्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। हाँ, 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, पर अपवाद स्वरूप किसी में कम भी होते हैं, जैसे मतलब कि किसी में कम हुआ है। ठीक, इसके दोनों आंसर सही है, दोनों सही है, दोनों एक सही है। इसके डिटेल आंसर करता हूँ। ठीक है। आर्टिकल जो विधान परिषद है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 169, मतलब 169 में आर्टिकल राज्य विधान परिषद की चर्चा की गई है। ठीक है। 6 स्टेट में राज्य विधान परिषद है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। ठीक है, इन 6 में है। देखो ऐसे, यहाँ यूपी, यहाँ बिहार, ठीक, यहाँ महाराष्ट्र, ऐसे इनको देख लेना। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक, एक रहेगा कर्नाटक। ऐसे चित्र बनता है ना। ऐसे चित्र बनता है, तो ऐसे देख लेना। देखो, यूपी बिहार और महाराष्ट्र, यूपी बिहार तो पास पास में ही है। ठीक है, महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ऐसे याद करना है बस, कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को जो द्विसदन है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर विधेयक आया था, तो उसके तहत वो ख़त्म हो गया था। ठीक, और संसद, अब इसमें क्या है, संसद जो है विधान परिषद को समाप्त कर सकती, कौन मतलब विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति किसमें? संसद में। कैसे करती है? साधारण बहुमत से करती है। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है? जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से। ठीक है। अब विधान परिषद की संरचना किस में दी गई है? आर्टिकल 179 में। विधान परिषद की कुल संख्या कितनी होती है? विधानसभा की कुल संख्या की 1/3, मतलब कि 33%। ठीक है, और कम से कम 40 सदस्य होते हैं, ये तो दिया है स्टेटमेंट में। ठीक, बढ़ते आगे। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखो, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई है। सही है, बिल्कुल 31 सीटें गई है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। सही है, सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उत्तर प्रदेश से ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, बस ये तो दोनों सही है, इसमें कुछ वैसे बताने के लिए है नहीं। 15वें, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए निम्नलिखित पदों को सृजित किया जा सकता है। हाँ, सही है। ठीक, संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। ये भी सही है, इसका आंसर है सही है। ठीक है। अब सचिवालय, संसद के सचिवालय आर्टिकल 19 में दिया गया है, 98 में आर्टिकल सचिवालय दिया गया है। ठीक है, इसमें इसका कार्य क्या है? सचिवालयों की जो कर्मचारियों की भर्ती होती है और नियुक्ति होती है, कर्मियों के सेवा की शर्तों को विनियमित करता है। ठीक है, जो सदन के कर्मचारी है ना, उनकी भर्ती और नियुक्ति, कर्मियों की सेवा, मतलब नियुक्ति जो है, इस सेवा की शर्तों को विनियमित करता है। इसके दोनों सही है। ठीक है, अब 16 है। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, ये सही से पढ़ना आपको, सत्य नहीं है ये। इसके कार्य वो सत्य ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्था के राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होती है,
नहीं, केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं होती, राज्य सरकार के। यह ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी। सही है, इसका आंसर है बी। ठीक, बताने लगा तो इसमें कुछ है नहीं, बस बी आंसर है। पंचायत को अच्छे से पढ़ लेना यार एक बार बस, तो पंचायत से बहुत देखो कई क्वेश्चन आ गए पंचायत से। पंचायत को समझ चुनाव का संचालन कौन करता है? तो समझ चुनाव को जो संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग करता है, इसका भी आंसर है। ठीक है। जो चुनाव है आर्टिकल 248 के में दिया गया है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 28I में दिया गया है। ठीक है, देख लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है। 18 गया, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायत राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, सही है। ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है, सही है, दोनों सही है, इसका आंसर सी है। ठीक, अब इसमें पंचायत अशोक मेहता समिति 1970 में काल, कभी कभी जो है पंचायत के जो समिति है उसका कालक्रम पूछ लेता है, कौन सी सबसे पहले पंचायत है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहले आई बलवंत, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, फिर अशोक, अशोक के बाद आई है JV के राव समिति या हनुमंत राव समिति। पहले हनुमंत, फिर JV के राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति। ये आई है 1956। चलो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 19, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, राष्ट्रपति को संबोधित होता है, इसका आंसर है सी, राष्ट्रपति को संबोधित होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी है। ठीक है, 20 क्या, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो ये 20 का हिस्सा नहीं है, ये यातना के विरुद्ध निषेध, और सब ये है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध है, दोहरे दंड की धारा है, कार्योत्तर विधि है। ठीक है, देख लेना इसको। 20 क्या है? सी। 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है? एक भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? पर्यावरण की संरक्षण, दोनों भाग है। कौन से आर्टिकल में है नीति? यह आर्टिकल 48 में है पर्यावरण का संरक्षण, और जो है मौलिक कर्तव्य में है आर्टिकल है 15A, मतलब 51A, उसका जी है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था? स्वर्ण सिंह समिति। कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, उससे दिए गए। और बस इसका आंसर सही है। 22 क्या है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रदान कर दिया, सही है ये भी। ठीक है, कौन कौन सी दशा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना, मैं तो बता ही रहा हूँ। फिलहाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये भी सही है, इसका आंसर है सी, दोनों सही है। देखो कौन कौन सी दशा है और कौन कौन से ऐसे वो है जिन पे संविधान संशोधन, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी बैठक है, मतलब कौन कौन से ऐसे विधेयक है, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं होती। जो धन विधेयक है और जो संविधान संशोधन विधेयक है, उन पे, इन दोनों पे विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना। और कौन से आर्टिकल में संयुक्त बैठक की चर्चा दी गई है? आर्टिकल 108 108 में चर्चा दी गई है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक, कौन कौन सी ऐसी दशाएं है जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ऐसी कई दशाएं हैं। नंबर 1, जब कोई सदन
किसी प्रस्ताव को भेजता है दूसरे सदन में और वो सदन उस प्रस्ताव पर विचार करके वापस नहीं भेजता, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इस कारण पे भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। या दूसरा है, किसी सदन ने प्रस्ताव भेजा या अधिनियम भेजा दूसरे सदन में और वो दूसरा सदन उसको रोक लेता है, कोई जवाब नहीं देता, तो इस पे भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है। या कोई सदन है, पहला सदन दूसरे सदन में प्रस्ताव भेजता है और वो सिफारिश करता है कि ये सिफारिश और प्रस्ताव है, और वो प्रस्ताव और सिफारिश दूसरा सदन स्वीकार करने से मना कर दे, तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। 3 कारण है जैसे बुलाई जाती है। एक तो 6 महीने से ज़्यादा रोक ले कोई दूसरा सदन, या कोई प्रस्ताव या सिफारिश मानने से मना कर दे, ठीक है, या कोई जवाब ना दे। ये तीनों दशाएँ ऐसी हैं जिन पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यही 22 क्वेश्चन थे। आगे प्राचीन भारत आ गया, ये हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यूपीपीसीएस में आपके पास 22 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जितने भी यूपीपीसीएस के कि 5 से 6 साल के तो हम करेंगे। अभी पॉलिटिका स्टार्ट करा है, एक से 2 मंथ है, कि हमारे पास 60 से 70 दिन है, तो हम सारे जो जितने विषय हैं उनके अच्छे से प्रीवियस करेंगे, अच्छे से डिटेल आंसर करेंगे। ठीक है, और उनका एनालाइज भी करेंगे। तो ये पॉलिटिकल ख़त्म हुआ है 2023 का। अगर इसकी मैं PDF बना दूंगा, इसका डिटेल आंसर लिख दूंगा अच्छे से, और उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना कैसी लगी क्लास। ठीक है, थैंक यू।